लोग, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से स्किल क्योर नर्सिंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं मिस्टर अमिलाल आप सबके लिए आज फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एबीजी एनालिसिस। क्या है? एबीजी एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नोट सेट के अलावा जितने भी नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम होते हैं, वो चाहे केजीएमएम का हो, आरएमएल का हो, चाहे डी ट्रिपल एसबी का हो, या पीजीआई का हो, या जिपमेर का हो, सारे एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि एबीजी एनालिसिस रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहता है, और कैसे एग्जामिनर उस क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, और कैसे हम एबीजी रिपोर्ट पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एबीजी रिपोर्ट को पढ़ना होता है। तो वो सारी बातें आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। तो एबीजी एबीजी एनालिसिस क्या होता है? एबीजी एनालिसिस अगर मैं सिंपल से सिंपल टर्म में आपको बताऊं तो एबीजी एनालिसिस की फुल फॉर्म की बात करूं तो एर्टिरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसका मतलब क्या है? टू टेक ब्लड सैंपल फ्रॉम आर्टरी, फिर टू एनालिसिस ऑफ ब्लड कंपोनेंट बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी ब्लड गैसेज होंगे, पीएच होगा, जो भी ब्लड में प्रेजेंट होगा उसका हम एनालिसिस करेंगे। बेसिकली हम ब्लड गैसेज का एनालिसिस करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हम बाइकार्बोनेट देखते हैं, उसके अलावा पीएच का लेवल भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। एबीजी एनालिसिस बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल सा है। सैंपल लेते हैं आर्टरी से, आर्टेरियल ब्लड का, और एनालाइज करते हैं ब्लड के कंपोनेंट के बारे में। अब ब्लड के कंपोनेंट के अंदर बात करते हैं, तो उसके अंदर हम जो सैंपल ले रहे हैं, तो सैंपल लेने के लिए हम कौन सी साइट काम में लेते हैं? तो सैंपल साइट की अगर मैं बात करूं तो जो मोस्ट कॉमन काम में आती है वो होती है कौन सी? रेडियल आर्टरी। कौन सी होती है? रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी है, मोस्ट कॉमनली काम में लेते हैं किसके? एबीजी सैंपल कलेक्ट करने के लिए। अगर अगर किसी कारणवश से मान लो कैनुला लगा है, या फिर किसी और कारण वजह से जो रेडियल आर्टरी है वो कॉम्प्रोमाइज है, अगर रेडियल आर्टरी का सर्कुलेशन वो कॉम्प्रोमाइज है, तो हम सेकंड बेस्ट जो साइट होती है वो कौन सी होती है? वो होती है ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी? ब्रेकियल आर्टरी। तो यहाँ पे हमने दो बात की है। पहली की रेडियल आर्टरी मोस्ट कॉमनली काम में लेते हैं। अगर उसको वहां से हम सैंपल नहीं ले सकते हैं, तो हम सैंपल कलेक्ट कहाँ से करते हैं? वो करते हैं ब्रेकियल आर्टरी से। उसके अलावा अगर लोअर लिम्ब से अगर सैंपल लेना है, तो वो हम लेते हैं कहाँ से? फीमोरल आर्टरी। कहाँ से? फीमोरल आर्टरी से। तो यहाँ तक हमने बात की कि सैंपल जो कलेक्ट करते हैं उसकी साइट की बात की है, तो हमने मोस्ट कॉमन बात की है रेडियल आर्टरी, उसके बाद में हमने बात की ब्रेकियल आर्टरी, और उसके बाद में बात की हमने फीमोरल आर्टरी। अब जो अब हम सैंपल ले रहे हैं, इसमें हमने साइट लिख ली। अब जो सैंपल लेने के लिए हम जो सीरिंज काम में लेते हैं, सीरिंज, ठीक है, वो सीरिंज कैसे होनी चाहिए? तो सीरिंज होने के लिए उसके लिए एक ही पैरामीटर है। वो पैरामीटर क्या है? ये सीरिंज है वो प्री हिपेरिनाइज्ड होनी चाहिए। प्री हिपेरिनाइज्ड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? सैंपल कलेक्ट करने से पहले हमें उस सीरिंज को ये देखना है वो सीरिंज के अंदर हिपेरिन से हमने इन्फ्यूज किया है या नहीं किया है। अगर आपके पास हिपेरिन सीरिंज अवेलेबल है तो आप सैंपल कलेक्ट हिपेरिन सीरिंज से करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे? एक नॉर्मल सीरिंज लोगे, उसके अंदर हिपेरिन इन्फ्यूज करोगे, उसको फ्लश आउट करोगे, देन सैंपल कलेक्ट करोगे। ये क्यों जरूरी है? ताकि जो हमने ब्लड सैंपल के लिए ब्लड कलेक्ट किया है वो क्लॉट ना बन जाए, उसको रोकने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? प्री हिपेरिनाइज्ड सिरिंज काम में लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलो। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, एक और चीज आती है एलन टेस्ट। अब बेसिकली एलन टेस्ट होता क्या है? तो एलन टेस्ट बेसिकली क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये जो हमारा हैंड है, हाथ है, इस हाथ के अंदर जो आर्क है, इसके अंदर पूरे के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो दो आर्टरी से होती है, एक रेडियल आर्टरी और एक अल्नार आर्टरी। ठीक है, दो आर्टरी होती है, एक रेडियल होती है, एक अल्नार। अब जब हम रेडियल आर्टरी से जो सैंपल कलेक्ट करते हैं एबीजी एनालिसिस के लिए, तो जब सैंपल लेते हैं तो हम चांस रहता है कि आर्टरी है वो रप्चर हो सकती है, सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो हमें ये देखना है, अगर इसका सर्कुलेशन सैंपल लेते हुए कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो हमें ये ध्यान रखना है जो अल्नार आर्टरी है उसकी पेटेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। तो सैंपल लेने से पहले हम क्या करते हैं? अल्नार आर्टरी की पेटेंसी या सर्कुलेशन चेक करते हैं। किसमें?
एलन टेस्ट है। आपका टेस्ट करते कैसे हैं? तो टेस्ट में बेसिकली कुछ नहीं है, दोनों आर्टरी पे, रेडियल और अल्नार आर्टरी पे हम प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगा कुछ टाइम के बाद प्रेशर को अल्नार आर्टरी से हम प्रेशर हटाएंगे। प्रेशर हटाने के बाद में हम देखेंगे कि जो हैंड का कलर है वो नॉर्मल स्किन कलर होना चाहिए। अगर वो कलर नॉर्मल नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि अल्नार आर्टरी की पेटेंसी मेंटेन नहीं है और हमें दूसरी साइड काम में लेनी है, ब्रेकियल या फिर फेमोरल। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू चेक पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ये हमारी बात होगी एबीजी से सैंपल कलेक्ट करने तक की। अब हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, सैंपल कलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे रिजल्ट पे। तो अगर रिजल्ट पे जाऊंगा मैं, तो रिजल्ट पे जाने से पहले जो भी डाटा आएगा उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जो आ रहा है एबीजी के लिए, जो ब्लड में कंपोनेंट प्रेजेंट है, उनका नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो अगर मैं नॉर्मल लेवल की बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं पीएच की बात करूं, तो पीएच की जो वैल्यू होती है वो होती है 7.35 से 7.45। नेक्स्ट जो ब्लड गैस होती है वो होती है CO2, और CO2 को याद रखना सिंपल है, पीएच के जो पॉइंट की वैल्यू है उसी को आप क्या कर दो, CO2 की वैल्यू बना दो। तो CO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 35 से 45 mmHg। नेक्स्ट मैं बात करूं तो वो होते हैं बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो होती है 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, और लास्ट हमारे पास बच गई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और वो कितना होता है? वो होता है 80 to 100 mmHg। यहाँ पे O2 जो लिखा है वो लिखा है 80 to 100। आप ये मत समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर में, वो होती है हमारी ऑक्सीजन सेचुरेशन, वो होनी चाहिए 96 से 100 के बीच में, वो होती है परसेंटेज में। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वो कितना नॉर्मल होता है? वो होता है 80 to 100 के बीच में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलो। अब हमने ये देख लिया, हमने सैंपल भेज दिया, अब एबीजी की रिपोर्ट आएगी। तो एबीजी की रिपोर्ट हम कैसे पढ़ेंगे? एबीजी की रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे? तो उसके लिए कैसे, एक मिनट, एक चीज और मैं बता देता हूं। जो हमने पीएच लिया, ठीक है, पीएच की रेंज क्या है? 7.35 टू 7.45। ठीक, ये क्या है? नॉर्मल पीएच ब्लड का। लेकिन अगर 7.45 से अबव पीएच चला जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एल्केलोसिस। अगर पीएच है वो 7.35 से डाउन चली जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एसिडोसिस। क्या बोलेंगे? एसिडोसिस। यहां तक क्लियर है? आगे चलो। अब जो बात की हमने, तो जो एसिड बेस इम्बैलेंस है, एसिड बेस इम्बैलेंस, वो कितने टाइप का हो गया? मेजरली दो टाइप का हो गया। एक एसिडोसिस हो सकता है और दूसरा एल्केलोसिस हो सकता है, एल्केलोसिस। अब इसमें भी दो टाइप का हो सकता है और इसमें भी दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? अगर यहाँ पे मैं मेजरली बात करूं तो रेस्पिरेटरी हो सकता है, या फिर एसिडोसिस है वो मेटाबॉलिक हो सकता है। एल्केलोसिस भी क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी हो सकता है या फिर मेटाबॉलिक हो सकता है। ठीक है, तो हमने एसिड बेस इम्बैलेंस की बात की, तो वो कितने टाइप का होता है? मेजरली 4 टाइप का होता है। और कौन कौन सा होगा? एसिडोसिस है वो रेस्पिरेटरी हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकता है। एल्केलोसिस है वो रेस्पिरेटरी भी हो सकता है और मेटाबॉलिक भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने 4 टाइप देख लिए कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू रीड एबीजी रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से सॉल्व होगा। और कैसे होगा? बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस सिंपल से 2 या 3 कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, वो याद रखनी है। अगर मैं पहले बात करूं, जब भी एबीजी रिपोर्ट पढ़नी है, जो हमने कंपोनेंट की बात की, तो उनको देखने का एक सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस जो होगा, पहले सीक्वेंस याद रखनी है। सीक्वेंस क्या होगी? पीएच। जैसे हम पीएच देखेंगे हमें पता चल जाएगा कंडीशन एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। जैसे ही पीएच देखेंगे फिर हमने जो लेवल देखना है वो देखना है CO2 का। CO2 का लेवल देखने के बाद में हम लेवल देखेंगे बाइकार्बोनेट का। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। कभी भी ये मत करना पीएच का देख के बाइकार्बोनेट का देखोगे, बाइकार्बोनेट का देख के CO2 का लेवल देखोगे। क्यों जरूरी है ये मैं आगे बताऊंगा। अब जो ब्लड में जो हमने बात की, जो कंपोनेंट देखे थे कि रिजल्ट में पीएच है, CO2 है, बाइकार्बोनेट है, O2 है, इनके बीच में कोई रिलेशन होता है क्या? कि किसी के बढ़ने से कोई कम हो सकता है या किसी के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ सकता है क्या? या फिर किसी के कम होने से कोई दूसरा बढ़ सकता है या कम हो सकता है? तो वो सब चीजें देखने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसका भी एक रिलेशन होता है। और रिलेशन की अगर मैं बात करूं, रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन क्या होता है? पीएच का बाइकार्बोनेट के साथ, सॉरी,
पीएच का जो बाइकार्बोनेट के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है समानुपाती का। और दूसरा अगर मैं बात करूं, जो पीएच का रिलेशन है वो इन्वर्टेड होता है किसके साथ में? CO2 के साथ में, CO2 के साथ में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, इट मीन्स इफ पीएच इंक्रीज तो क्या होगा? क्या होगा? CO2 तो क्या होगा? डिक्रीज, एंड बाइकार्बोनेट क्या होंगे? इंक्रीज। क्योंकि समानुपाती है ना, पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे, पीएच कम होगा तो बाइकार्बोनेट कम होंगे, और CO2 का क्या होगा? अपोजिट काम करेगा, पीएच बढ़ेगा CO2 कम होगा, पीएच कम होगा CO2 बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया? नेक्स्ट यहां पे मैं लिख देता हूं, इट मीन्स इफ पीएच डिक्रीज होगा तो CO2 क्या होगा? CO2 इंक्रीज होगा, एंड बाइकार्बोनेट क्या होंगे? बाइकार्बोनेट डिक्रीज होंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है? वो रखनी है कि जो CO2 की वैल्यू है, CO2 गैस है, CO2 गैस ऑलवेज इंडिकेट रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस, और जो बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट ऑलवेज इंडिकेट मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। ठीक है, रुक जाओ, आपको एकदम एग्जांपल से समझेंगे कैसे। अब जो आप पूछोगे कि सर ये कैसे होता है, बेसिकली क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 का ही क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो अफेक्टेड गैस होगी वो CO2 होगी या ऑक्सीजन होगा। लेकिन जो मेटाबॉलिक कंडीशन है, मेटाबॉलिज्म के अंदर हम बाइकार्बोनेट आयन देखते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो काम करता है बाइकार्बोनेट आयन पे, वो क्या करता है? मेटाबॉलिक इम्बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये जो इन डिटेल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, तब हम एकदम इन डिटेल पढ़ते हैं कि कौन सी गैस कैसे मैकेनिज्म करती है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ABG एनालिसिस, तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि ABG की रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, और आपको समझ में आना चाहिए कि रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है। तो ये जो मेरी बनाई हुई ट्रिक है हमेशा याद रखना कि CO2 गैस है वो रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस को इंडिकेट करेगी, बाइकार्बोनेट है वो मेटाबॉलिक को करेगी, और यहाँ पे जो रिलेशन लिखा है वो याद रखना है, और सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले पीएच को देखेंगे, पीएच के बाद CO2 को देखेंगे, CO2 के बाद बाइकार्बोनेट को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। एग्जाम्पल लो, एक पेशेंट आया, पेशेंट का हमने ABG का सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद में हमने देखा उसका पीएच था 7.24। कितना था? 7.24। जैसे ही पीएच देखा हमें एक चीज पता चल गई कि पेशेंट को क्या है? एसिडोसिस। क्यों है? क्योंकि पीएच का जो लेवल है वो 7.35 से कम है। सेकंड जो चीज थी हमने देखा CO2 देखा तो हमें पता चला उसका 49 है, और बाइकार्बोनेट उसके थे वो है उसके 24। तो हमने बात की थी सीक्वेंस से देखना है, सीक्वेंस में देखेंगे तो यहाँ पे पीएच का रिलेशन CO2 के साथ बन रहा है, यस बन रहा है, लेकिन पीएच का रिलेशन HCO3 के साथ बन रहा है, नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने देखा पीएच के बाद CO2 पीएच कम हो रहा है, CO2 बढ़ेगी और CO2 बढ़ रही है, इसका मतलब जो एसिडोसिस है वो किस टाइप का है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। किस टाइप का है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देन नेक्स्ट बात करते हैं बाइकार्बोनेट, कि सर यहाँ पे जब हमें बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, बाइकार्बोनेट का क्या रोल है? यहाँ पे सिर्फ हमने सिंपल क्वेश्चन के देखने के लिए बात की है, लेकिन बाइकार्बोनेट का रोल आएगा कहाँ पे आएगा? जब हम बात करेंगे कि इम्बैलेंस है वो किस टाइप का है, किस टाइप का बोलें तो कि इम्बैलेंस है वो कंपनसेटरी है, कंपनसेटरी या फिर पार्शियली कंपनसेटरी, पार्शियल कंपनसेशन, ठीक है, या फिर अनकंपनसेटेड, ठीक है, कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो है, लेकिन अभी जो पेशेंट है वो कंपनसेट कर रहा है या पार्शियली कंपनसेट कर रहा है या कंपनसेट नहीं कर रहा। तब यहाँ पे क्या है, हमें थर्ड जो गैसेज है जो कंपोनेंट है दिया है वो काम आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने तीन चीज लिखी, सॉरी मैंने तीन चीज लिखी यहाँ पे। ठीक है, अब तीन चीज के अंदर हम दो चीज देखते हैं, क्या क्या? या तो क्या होगा एसिडोसिस, सॉरी या तो जो एसिडोसिस हो या तो कंडीशन क्या होगी रेस्पिरेटरी,
फिर कंडीशन क्या होगी, मेटाबॉलिक। अब जो कंडीशन चाहे कोई भी हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो या मेटाबॉलिक हो, कंपनसेट एक ही कंडीशन में करेगा, कब, जब यहाँ पे पीएच नॉर्मल हो और यहाँ पे भी पीएच क्या हो, नॉर्मल। टेंशन मतलब आगे मैं एक एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सेकंड आता है पार्शियली कंपनसेटेड। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है कि जब हम एसिड बेस इंबैलेंस देखते हैं तो रेस्पिरेटरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, CO2। मेटाबॉलिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बाइकार्बोनेट। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने देख लिया कि रेस्पिरेटरी है, लेकिन अब जो कंपनसेट है वो कौन सी गैस करेगी, इसके जो अपोजिट है, कौन करेगी, बाइकार्बोनेट। तो जो रेस्पिरेटरी कंडीशन होगी तो हम किसका लेवल देखेंगे, बाइकार्बोनेट का। और बाइकार्बोनेट कैसा होना चाहिए, अब नॉर्मल। कैसा होना चाहिए, अब नॉर्मल। और यहाँ पे CO2 क्या होना चाहिए, अब नॉर्मल। तब कंडीशन क्या होगी, पार्शियली कंपनसेटेड। अनकंपनसेटेड कब होगी, जब रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर बाइकार्बोनेट नॉर्मल हो, मेटाबॉलिक कंडीशन में CO2 क्या हो, नॉर्मल। तो इस एग्जांपल में क्या होगा, हमने देखा कंडीशन क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो हम किसका लेवल देखेंगे, बाइकार्बोनेट का। बाइकार्बोनेट यहाँ पे क्या है, 22 से 28 के बीच में आ रहा है, मतलब नॉर्मल है। और नॉर्मल है तो कंडीशन क्या होगी, अनकंपनसेटेड। क्या होगी, अनकंपनसेटेड। समझ में आया कैसे। तो ये टोटल नंबर पूरा क्या होगा, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक और एग्जांपल लेके बात करें। मान लो पेशेंट था, पेशेंट का पीएच था। अब किस सर पीएच नॉर्मल का होगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे वो एग्जांपल ले रहा हूँ। पीएच है 7.45, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, सॉरी इसको पीएच बना देता हूँ। फिर मैं बात करूँ CO2 की, तो CO2 यहाँ पे कितना है, CO2 मान लो यहाँ पे 36 है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट की बात करूँ, अगर मैं बाइकार्बोनेट आयन की बात करूँ तो बाइकार्बोनेट है यहाँ पे, वो है कितने, 35। अब बताओ, जैसे पीएच देखा कि सर पीएच नॉर्मल है, अब है क्या, नियर टू एल्कलोसिस है कि 45 से अबव जाते ही, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो क्या होगी, एल्केलोसिस होगा। क्यों होगा, तो नियर टू एल्कलोसिस है, तो जो लास्ट नियर जो लिमिट होती है उसी को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट है, अपर लिमिट के एकदम टच कर रहा है, तो हम क्या क्या है, एल्कलोसिस है। इतनी बात होगी। एल्कलोसिस के बाद में हम किसकी वैल्यू देखेंगे, सीक्वेंस याद करो, पीएच के बाद क्या देखते हैं, CO2। तो यहाँ पे CO2 क्या है, मतलब पीएच बढ़ा हुआ है तो CO2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे CO2 क्या है, क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, पीएच का CO2 के साथ रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब हम किसका लेवल देखेंगे, अब देखेंगे बाइकार्बोनेट का। पीएच बढ़ रहा है तो बाइकार्बोनेट क्या होना चाहिए, बढ़ने चाहिए, बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, मेटाबॉलिक। क्या होगी, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक क्या हो गया, एल्कलोसिस। अब यहाँ तक बात होगी कि सर अब ये बताओ कि ये कंपनसेटेड है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पीएच। पीएच देखते हैं, हमें क्या दिख रहा है, नॉर्मल है पीएच, नॉर्मल है ना। और नॉर्मल है तो क्या होगा, ये क्या होगा, सॉरी क्या होगा, कंपनसेटेड। क्यों बोला हमने कंपनसेटेड, क्योंकि पीएच क्या था, नॉर्मल, इसलिए हमने क्या बोला, कंपनसेटेड। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो पार्शियली कंपनसेटेड को बताएगा। कैसे बताएगा, मान लो एक पेशेंट था, ठीक है, जिसका पीएच तो कितना है, 7.48, ठीक है। नेक्स्ट जब मैंने बात की CO2, तो CO2 जब देखा तो हमें मिला 31। और जैसे हमने बाइकार्बोनेट देखा HCO3, तो HCO3 जब हमने HCO3 का लेवल देखा तो हमें मिला 18, ठीक है। जैसे हमने पीएच देखा हमें पता चला कंडीशन क्या है, एल्केलोसिस। क्या है, एल्केलोसिस। फिर हम पीएच का किसके साथ रिलेशन देखेंगे, CO2 के साथ। मतलब यहाँ पे पीएच बढ़ रहा है तो CO2 कम होना चाहिए। क्या CO2 कम हो रहा है, हाँ जी सर कम हो रहा है। इसका मतलब कंडीशन क्या है, रेस्पिरेटरी। क्या है, रेस्पिरेटरी। कंडीशन रेस्पिरेटरी है। अब बात करेंगे कि कंडीशन कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड या पार्शियली कंपनसेटेड। पीएच नॉर्मल है, नहीं है, मतलब कंडीशन कंपनसेटेड नहीं है। कंडीशन क्या है, रेस्पिरेटरी। किसकी वैल्यू देखेंगे, बाइकार्बोनेट। क्या बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, नहीं है। नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, अनकंपन, सॉरी नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा, पार्शियली, पार्शियली कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड।
समझ में आया? तो अभी हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल के साथ में हमने बात की कि कौन सा क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइप के इम्बैलेंस आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने बात की कि बीजी एनालिसिस क्या होता है, आरटीएल ब्लड का सैंपल लेते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने बात की कि साइट कौन कौन सी होती हैं, एलन टेस्ट क्या होता है, फिर हमने नॉर्मल वैल्यूज की बात की, फिर हमने देखा कि इस एसिड बेस इम्बैलेंस है वो कितने टाइप के होते हैं, मोस्टली 4 टाइप के होते हैं। फिर हमने बात की कि एबीजी की रिपोर्ट है वो कैसे बढ़ते हैं, तो उसमें हमने सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले हम पीएच देखेंगे, पीएच के बाद CO2 देखेंगे, CO2 के बाद में बाइकार्बोनेट देखेंगे। फिर हमने रिलेशन की बात की, तो रिलेशन में हमें ये पता है अगर पीएच बढ़ेगा तो CO2 कम होगा और बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे, जब पीएच डिक्रीज होगा तो CO2 बढ़ेगा और बाइकार्बोनेट भी कम होंगे। और CO2 गैस है वो रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करेगी और बाइकार्बोनेट इंडिकेट करेंगे मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। फिर हमने एग्जांपल की बात की, फिर हमने देखा कि कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड कैसे देखते हैं। अगर पीएच नॉर्मल है तो मतलब पेशेंट है वो कंपनसेशन में जा रहा है। अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो हम बाइकार्बोनेट की वैल्यू देखेंगे। अगर बाइकार्बोनेट अब नॉर्मल है तो मतलब पेशेंट है वो पार्शियली कंपनसेट कर रहा है, और HCO3 बाइकार्बोनेट नॉर्मल है तो अनकंपनसेटेड है। ऐसे ही मेटाबॉलिक में CO2 की वैल्यू देखेंगे। अगर CO2 अब नॉर्मल है तो क्या होगा, पार्शियली कंपनसेटेड, CO2 नॉर्मल है तो अनकंपनसेटेड। तो इतने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आराम से याद हो जाएगा। एक दो बार देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आज के लिए ही इस टॉपिक में इतना ही। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आगे भी हम ऐसे ही टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। और टेंशन मत लो, फ्री माइंड से पढ़ाई करो, मेहनत करो और अगले नोट सेट में सिलेक्शन ले लो। क्यों? क्योंकि टेंशन लेने से क्या होगा, पढ़ाई कम होती है, अंडरस्टैंडिंग कम होती है, एंजाइटी के अंदर जो चीज पढ़ते हो वो याद नहीं होगी। हाँ, कंपटीशन है, स्ट्रेस, एंजाइटी इतने ही लेवल पे होनी चाहिए कि आपको कंफर्ट जोन में ना आने दें और पढ़ाई करें। एक्सट्रीम लेवल पे एंजाइटी, स्ट्रेस होने से क्या होगा, आपकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो इस पे एक वो शायरी भी है ना, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसी के साथ। थैंक यू सो मच।